तो बजट 2026-27 आ गया है और ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है। ये आने वाले भारत के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है, एक रोड मैप है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस बजट के पन्नों में हमारे भविष्य के लिए क्या लिखा है। जानते हैं, हर बजट का एक मूल मंत्र होता है, एक सेंट्रल आइडिया। इस बार वो है विकसित भारत, महत्वाकांक्षा को समावेश के साथ संतुलित करना। ये लाइन सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये वो तराजू है जिस पर हर पॉलिसी को तौला गया है। एक पहले पर है महत्वाकांक्षा, यानी देश की तेज तरक्की, और दूसरे पर है समावेश, यानी ये पक्का करना कि इस तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे, कोई पीछे ना छूटे। अब देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, है ना? इस बजट की इमारत भी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, सतत विकास, मतलब ऐसी ग्रोथ जो लंबे समय तक टिके। दूसरा, मध्यम मुद्रास्फीति, ताकि महंगाई आम आदमी की कमर न तोड़े। और तीसरा, राजकोषीय अनुशासन, यानी सरकार अपने खर्चों को काबू में रखे। इन्हीं 3 स्तंभों पर पूरे बजट का ढांचा खड़ा किया गया है। तो नींव की बात तो हो गई। अब सवाल उठता है कि इस नींव पर विकसित भारत की जो भव्य इमारत बनाने का सपना है, उसका विजन क्या है? मतलब सोच क्या है और उस सोच को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? देखिए, बड़े बड़े सपने देखना एक बात है, पर उन्हें पूरा करने का इरादा क्या है? सरकार का अप्रोच 3 बातों से एकदम साफ हो जाता है। पहला, अनिश्चितता पर कार्रवाई, मतलब इंतजार नहीं करना, एक्शन लेना। दूसरा, बयानबाजी पर सुधार, यानी सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर काम करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, लोक लुभावनवाद पर लोग, मतलब शॉर्ट टर्म के चुनावी फायदों से ऊपर उठकर लोगों की लॉन्ग टर्म भलाई पर ध्यान देना। अच्छा, इस विजन को हकीकत बनाने के लिए सरकार ने अपने लिए 3 कर्तव्य तय किए हैं। ये वो 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करने का वादा इस बजट में किया गया है। तो ये 3 कर्तव्य हैं क्या? चलिए देखते हैं। पहला, देश की इंडस्ट्री को इतना प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव बनाना कि वो दुनिया में किसी से भी मुकाबला कर सके। दूसरा, देश के लोगों की स्किल्स को इतना बढ़ाना कि वो सिर्फ नौकरी ना करें, बल्कि देश की तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बने। और तीसरा, ये पक्का करना कि मौके और संसाधन सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहें, बल्कि सब तक पहुंचें। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये सब कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। सोच ये है कि सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे एक गाड़ी को हमेशा टॉप गियर में रखना। मतलब जैसे जैसे दुनिया बदलेगी, वैसे वैसे नीतियां भी बदलेंगी और बेहतर होती रहेंगी। तो विजन और कर्तव्य तो अपनी जगह है, पर अर्थव्यवस्था का इंजन चलाने के लिए ईंधन कहां से आएगा? अब हम उन 3 सेक्टर्स की बात करेंगे जिन्हें इस बजट में ग्रोथ का असली इंजन माना जा रहा है। ये हैं मैन्युफैक्चरिंग, छोटे और मझोले बिजनेस यानी एमएसएमईज, और सर्विसेज सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं रहा, ये एक मिशन बन चुका है। और इस बजट का साफ इरादा है इस मिशन को और ताकत देना। लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में ही बने, जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़े, बल्कि हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता भी कम कर सकें। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस प्लान्स हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सोचिए, आज फोन से लेकर गाड़ी तक हर चीज में चिप लगती है, और भारत चाहता है कि वो चिप मेकिंग का ग्लोबल हब बने। इसी तरह बायोफार्मा से लेकर टेक्सटाइल्स तक उन सभी सेक्टर्स पर फोकस है जो भविष्य के लिए जरूरी हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात तो हो गई, लेकिन उन करोड़ों छोटे कारोबारों का क्या, जो हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं, मतलब एमएसएमईज? इस बजट में उनके लिए क्या है? इसका जवाब एक बहुत बड़े नंबर में छिपा है, 10,000 करोड़ रुपए। ये पैसा एक खास एसएमई ग्रोथ फंड में डाला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे बिजनेस बड़ा बनना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ लोन नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार एक तरह से उनके बिजनेस में पार्टनर बनकर पैसा लगाएगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, ये एक पूरी सपोर्ट स्ट्रैटेजी है। पहला तो है इक्विटी सपोर्ट, जिसकी हमने बात की। दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट, यानी ट्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म से ये सुनिश्चित करना कि उनका पैसा बाजार में ना फंसे और कैश फ्लो बना रहे। और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट। कॉर्पोरेट मित्र जैसे एक्सपर्ट्स की मदद से उन्हें सरकारी नियमों और कागजी काम में मदद मिलेगी, ताकि वो इन सब में उलझने के बजाय अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज के बाद अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी सर्विस सेक्टर पर। यहां भी बजट का फोकस बिल्कुल नया और ताज़ा है।
एक तरफ भारत को मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ स्कूलों और कॉलेजों में गेमिंग और एनिमेशन के लिए हाईटेक लैब्स बनाई जा रही हैं। साथ ही नेचर से जुड़े इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज, सर्विसेज, इन सब की बात तो कर ली, पर ये सब दौड़ेंगे कैसे? इन्हें दौड़ने के लिए चाहिए वर्ल्ड क्लास सड़कें, रेलवेज, पोर्ट्स, मतलब एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस इसी नींव को बनाने पर है। और जब बात भारी निवेश की हो रही है, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, जिसे पब्लिक कैपेक्स भी कहते हैं, 2015 के 2 लाख करोड़ से बढ़कर अब 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ये लगभग 6 गुना की छलांग है। सोचिए, यही पैसा देश में नई सड़कें, पुल और रेलवे लाइनें बनाने में लग रहा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों को डेवलप करने पर है। इसके साथ ही देश को 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स कहा जा रहा है। और नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि ग्रोथ को, तरक्की को एक दूसरे से जोड़ेंगे। साथ ही नदियों के रास्ते व्यापार के लिए 20 नए वाटरवेज भी शुरू किए जा रहे हैं। तो हमने बड़े बड़े विजन और भारी भरकम नंबरों की बात तो कर ली, लेकिन असल सवाल ये है कि ये जमीन पर कैसे उतरेंगे। चलिए एक छोटे से पर बहुत दमदार उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण है। सरकार का बड़ा लक्ष्य है देश से एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स को बढ़ाना। इसके लिए एक्शन क्या लिया गया? कुरियर से भेजे जाने वाले सामान पर जो 10 लाख रुपए की लिमिट थी, उसे हटा दिया गया। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर सोचिए इससे हमारे छोटे ऑनलाइन सेलर्स के लिए, हमारे कारीगरों के लिए दुनिया भर में अपना सामान बेचना कितना आसान हो जाएगा। यही होता है लक्ष्य को एक्शन में बदलना। तो कुल मिलाकर इस पूरे बजट का निचोड़ क्या है? इसका असली मकसद सिर्फ पैसे बांटना या योजनाएं बनाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है देश की आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलना और हर भारतीय की क्षमता को एक शानदार प्रदर्शन में तब्दील करना। तो रोड मैप तो तैयार है, योजना सामने है, लेकिन एक अंतिम विचार, क्या ये सुधार वाकई एक विकसित भारत के लिए महत्वाकांक्षा और समावेश के बीच वो सही संतुलन बना पाएंगे? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।